हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 8 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जो कि हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं, जो कि हमारे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिएगा सेशन के एंड तक और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। जी हाँ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटीएटी। अब इसमें हुआ यूँ ना कि जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं। कौन है वो? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। इन्होंने ओथ ली है जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट की। और किसने दिलाई? यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन है? ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने उन्हें एडमिनिस्टर की ओथ ऑफ इंटेग्रिटी एंड सीक्रेसी। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई कि न्यूज़ में क्यों रहा, लेकिन अब ये है क्या, बात करें तो देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, जीएसटी का अपेलेट ट्राइब्यूनल। मतलब जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स हम किसी एजुकेशन अथॉरिटी में लेके गए थे, तो वहाँ से जो भी ऑर्डर आया उसके खिलाफ अगर हमें अपील करनी है तो हमें इस ट्राइब्यूनल में जाना होगा। ठीक है। द ट्राइब्यूनल इज अ क्रूशियल बॉडी which is created to resolve the disputes related to the GST. ऑल राइट, सिंपल था, इतनी तो आ गई बात समझ में। फिर बात करते हैं कि इट इज़ द appellate authority to hear appeals against the orders of the first appellate authority. अगर इसमें हम अपील कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट ऑर्डर, तो किस अथॉरिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं? तो वो हम कर रहे हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के। एक्चुअली होता क्या है ना, ये देखो, ये पूरा अपील मैकेनिज्म होता है जीएसटी का। सबसे पहले अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है हमें या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जाते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी, जो कि एडजुडिकेट करती है। तो पहली अपील हमारी वहाँ होगी। अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। अगर वहाँ पे भी कुछ नहीं होता तो फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। वहाँ पे भी संतुष्टि ना मिले तो हाई कोर्ट और फिर अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिंपल था, आ गया समझ। बनाया किस एक्ट के अंतर्गत गया है? तो वो बनाया गया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और ये ट्राइब्यूनल इंश्योर करेगा कि भाई स्विफ्ट, फेयर, जुडिशियस और इफेक्टिव रेजोल्यूशन हो हमारे जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स का। अब किसी के दिमाग में आएगी बात, मैम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो थे, वहाँ पे भी तो उनकी सुनवाई हो सकती थी डायरेक्ट। लेकिन हमें सबको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कितने ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो वहाँ पे वो बर्डन ना पड़े, इसीलिए ये अलग से हम ट्राइब्यूनल बुलाते हैं, ताकि एक तो जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन हो सके और वहाँ पे भी थोड़ा बर्डन कम हो। इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन हायर कोर्ट्स। ठीक है, वेरी सिंपल, बढ़ो आगे। अब इसमें एक तो प्रिंसिपल बेंच होती है और बाकी अलग अलग बहुत सारी स्टेट में भी अलग अलग बेंचेस होती हैं। As per the approval of the GST Council, the government has notified the principal bench to be located at New Delhi. प्रिंसिपल बेंच तो न्यू दिल्ली में होगी। तो मान लो अब किसी स्टेट में कोई इंसान है जिसका कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, तो वो बार बार दिल्ली थोड़ी जाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे स्टेट्स में भी अलग अलग लोकेशंस पे इसकी बेंचेस लगा देंगे। 31 स्टेट बेंचेस एट वेरियस लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इससे काफ़ी ईज हो जाएगी सभी के लिए। और मेंबर्स की बात करें तो process for appointment of judicial members and technical members is already in progress. judicial members और technical members जो है इसमें अपॉइंट किए जाएंगे and it is work in progress. all right, I hope आपको समझ में आया हो कि क्या है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, क्यों बनाया गया और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, इट वॉज सिंपल, राइट। और एक और बात, अगर आपको इन वाले सेशन का अगर पीडीएफ चाहिए होता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक
पिंड कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपको जहाँ से जाना है वहाँ पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ टाइम से इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में टूरिज़्म को और बढ़ावा दिया जा सके, और उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं, राइट। सो अभी क्या हुआ ना, अरेबियन ट्रैवल मार्ट हुआ, कहाँ पे, दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का, और ये 31st एडिशन था, 6 से 9 मई तक चलेगा ये। तो इसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने भी पार्टिसिपेट किया। अब जब इंडिया की बात करते हैं तो लोगों का क्या परसेप्शन है कि भाई समर्स में तो वहाँ जाना नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्मी होगी, तो समर्स के अराउंड हमारा टूरिज़्म वगैरह कम नहीं हो। इसलिए इंडिया ने क्या किया ना, वहाँ पे हमने हाईलाइट किया कुछ हमारे हिमालय के स्पेसिफिक लोकेशंस जो कि गर्मियों में भी काफ़ी ठंडी रहती है, विच आर प्रिटी रिफ्रेशिंग, प्रिटी कूल इवन इन समर्स। So highlighting lesser known yet refreshing destinations, the Ministry of Tourism has launched the Cool Summers of India campaign at Arabian Travel Mart। तो ये हमारा कैंपेन है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं अरेबियन ट्रैवल मार्ट में, और इस डिजिटल कैंपेन को कूलकेशंस भी बोल सकते हैं। कूलकेशंस मतलब कूल वाली जगह हमारी वेकेशन हो रही है। एंड इट चैलेंजेस द नोशन ऑफ इंडिया बीइंग टू हॉट फॉर समर ट्रैवल, emphasizing its offerings in hill resorts including the Himalayas. The campaign seeks to promote India as a holistic destination throughout the year। मतलब भाई साहब आप किसी भी साल आओ, हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे हिल रिजॉर्ट्स हैं, सो डू मेक अ विज़िट। इस तरह से वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया अपने आप को, ठीक है। क्योंकि देखो आप सब पे जानते हैं जब बाहर से टूरिस्ट देखने आते हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे लिए भी, हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी, दुकानदारों के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करें, वो भी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द कंट्री एज एन इंटरैक्टिव 365 डे डेस्टिनेशन। और थीम क्या रही इस पूरे मार्ट की, तो वो रही एम्पावरिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें बेसिकली ट्रैवल एक्सपीरियंसेस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इनोवेशन कैसे कर सकते हैं इस फील्ड में, इसी बात से रिलेटेड पूरा जो है डिस्कशंस हुआ। और हमारा जो इंडिया का पेविलियन था, इनक्रेडिबल इंडिया पेविलियन, इट हैज़ ड्रॉन स्ट्रॉन्ग विजिटर इंटरेस्ट विद over 100 participants including state tourism boards from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Goa, Karnataka as well as luxury hotels and wellness resorts। सो हमारी तरफ से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स गए थे, उन सब ने हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को वहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे कि लोगों को प्रमोट किया जा सके, लोगों को इनकरेज किया जा सके एक्चुअली कि भाई हमारे यहाँ पधारिए और कूलकेशंस का कूल मज़ा लीजिए। तो पधारो हमारे देश और बढ़ो आगे। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ किया करो, क्योंकि उसी से तो मोटिवेशन मिलता है। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट होता हो ना इन सेशन से, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो एंड गिव योर फीडबैक कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ये क्या इंप्रूव नहीं करना, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, एवरीथिंग। ऑल राइट, सो अब पढ़ते हैं हमारी न्यूज़ पे, कर्म योगी भारत। अब न्यूज़ में यह आया कि भाई 12th मीटिंग हुई ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कर्म योगी भारत एंड इट वाज हेल्ड इन मुंबई। दरअसल एक हमारा मिशन है कर्म योगी मिशन, जिसमें हम ये बात करते हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हम उनकी कैसे कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, ट्रेन करके कैसे उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जा सकता है। सो उसी से रिलेटेड 12th मीटिंग हुई मुंबई में, एंड द बोर्ड एक्नॉलेज द ट्विन माइलस्टोन ऑफ 1 crore course enrollments and the offering of more than 1000
कोर्सेज ऑन द प्लेटफॉर्म। बेसिकली इनका एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। उसमें डिजिटल लर्निंग वगैरह होती है, थोड़े कॉम्पिटेंसी वगैरह बढ़ा सकते हैं। और तो उस पर मोर देन 1000 कोर्सेज आर अवेलेबल जिसको दिस बोर्ड अप्रिशिएटेड। और वहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा कोर्स एनरोलमेंट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस मिशन के लिए। एंड द बोर्ड फेल्ट द माइलस्टोन अंडरस्कोर्ड द प्लेटफॉर्म्स रोल इन नर्चरिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इन्हें लगता है इससे कि कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये, जिससे कि हमारे सिविल सर्वेंट्स की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जा सकता है, उनके नॉलेज लेवल को और एनहांस किया जा सकता है। सो मिशन कर्मयोगी नाम है इस मिशन का, जिसे बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है। एंड इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग इन द ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। सो ये बात मैंने पहले ही समझा दी आप लोगों को। इसके अलावा एक जन्म कर्मयोगी भी होता है, इसी का पार्ट है। इट एम्ड एट एम्पावरिंग फील्ड ऑफिशियल्स इन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बेसिकली अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें इन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है, तो कैसे उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके उसके लिए जन कर्मयोगी से इन्हें एम्पावर करते हैं। बेसिकली नाम में समझ में आ रहा है जन कर्मयोगी, यानी कि जन के लिए जो काम करे, लोगों के लिए अच्छा काम करे। और वो कब होगा, जब जो प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको अच्छे से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा ज्ञान कर्मयोगी भी इसका पार्ट है। एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, और वो सर्व करता है एज एन कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिपोजिटरी फॉर सिविल सर्वेंट्स। उसमें बेसिकली बहुत सारे नॉलेजेबल रिसोर्सेज जो है वहाँ पे डाल रखे हैं, तो वो इट एक्ट्स एज ए नॉलेज रिपोजिटरी फॉर आर सिविल सर्वेंट्स। वहाँ पे जाके आप अपनी नॉलेज वगैरह एनहांस कर सकते हैं, तो वहाँ से ज्ञान कर्मयोगी बन के निकलेंगे आप। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उसका भी इन्होंने काफ़ी जो है एक्नॉलेजमेंट किया, मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। सो क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट ओके। एंड इट इज़ अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसोर्सेज फॉर सिविल सर्वेंट्स। ट्रेनिंग देता है, ऑनलाइन कोर्सेज देता है, रिसोर्सेज मिल जाएंगे अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। और पोर्टल आता किसके अंदर है? सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का दीक्षा जो पोर्टल है उसके अंडर ही आता है। एंड इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ये बता ही दिया। सो आई गॉट कर्मयोगी वुड अलाउ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम असिस्टेंट सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल टू अंडरगो कंटिन्यूस ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन एरियाज़। अपने अपने डोमेन के हिसाब से वो वहाँ पे जाके किसी भी लेवल के हो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, जिससे जन कल्याण ज़्यादा होगा, प्रोग्राम्स वगैरह अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे और हमारे देश का उद्धार होगा। नहीं, सो पढ़ते हैं आगे। इतना ही था, आई होप इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ो आगे। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। जी हाँ, लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है और इससे से रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी है। अभी कुछ टाइम पहले हमने ये भी पढ़ा था कि काफ़ी ग्लोबल लेवल पे मास कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। मतलब जब अलग अलग जगह, चाहे पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो या अटलांटिक ओशन हो, सब जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लीचिंग देखी जाए कोरल्स की, तो उसे हम मास कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। इससे पहले 3 बार भी हुई थी। सो इसी के चलते हमारे जो लक्षद्वीप है, इट इज़ ऑल्सो ग्रैपलिंग विद वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग। और इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है मरीन हीट वेव्स। हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं
और उसी का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे कोरल्स पे भी देखने को मिल रहा है. सो इट इज़ एन इवेंट दैट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई ओशन टेम्परेचर्स. हमारे जो ओशन के टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मरीन हीट वेव्स. और ये किसने बोला कि वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है? तो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है ये. अब लक्षद्वीप में ना द डिग्री हीटिंग वेट इंडिकेटर विच मेजर्स द accumulated heat stress has surged above 4 डिग्री सेल्सियस वीक्स. अब ये डिग्री हीटिंग वीक क्या होता है? तो बेसिकली ऐसे मेजर करते हैं कि पिछले 12 वीक्स में या फिर 3 महीने में कितनी बार टेम्परेचर ने एक जो ब्लीचिंग थ्रेशोल्ड होता है उसको एक्सीड किया है. सो उसे एक्यूमुलेट करके ही हम डिग्री हीटिंग वीक जो है कैलकुलेट करते हैं. सो इट मेजर्स एक्यूमुलेटेड हीट स्ट्रेस. इससे हमें पता पड़ता है कि कितना हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है और वो कितना क्रॉस कर गया है, अबव 4 डिग्री सेल्सियस वीक्स. सो डिग्री हीटिंग वीक शोज हाउ मच heat stress has accumulated in an area over the past 12 weeks or 3 months by adding up any temperature exceeding the bleaching threshold during that time period. तो एक जो थ्रेशोल्ड होता है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो कोरल ब्लीच कर रहे हैं. अब कोरल्स होते क्या हैं? कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा. तो कोरल्स ना एक तरह के एनिमल्स ही होते हैं, बेसिकली मरीन एनिमल्स होते हैं और कॉलोनी में रहते हैं. और उनके साथ कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी होती है जिसका नाम है जूज़ैंथेले एंड इट लिव्स इन देयर टिश्यूज़, विद इन देयर टिश्यूज़. अब होता क्या, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए. तो जो एल्गी होती है जूज़ैंथेले, वो तो क्या करती है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह करके कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है कोरल्स को. और कोरल्स क्या करते हैं, वो उसको सिंथेसाइज करके यूज़ करके सिंथेसाइज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स, और साथ ही में सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं एल्गी के एग्जिस्टेंस के लिए. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ के लिए. ये देखो, ये होते हैं कोरल्स. तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं. इनफैक्ट इनका जो कलर दिख रहा है ये इनके एल्गी की वजह से ही दिख रहा है, जो जूज़ैंथेले होती है. तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं और एक टूरिज़्म भी कहीं ना कहीं इसी से अट्रैक्ट होता है. लेकिन वक्त के साथ बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि हीट प्रेशर हो गया या फिर पोल्यूशन वगैरह हो गया, ये कुछ ऐसे होते जाते हैं ब्लीचिंग के साथ. तो ये नहीं होना चाहिए बॉस. टेम्परेचर कैसे भी करके कंट्रोल करना है हमें, ठीक है. सो बढ़ो आगे. क्या होता है ना कि इनको कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं हमारे खुद को जीने के लिए. जैसे कि क्या, कि टेम्परेचर ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. डेप्थ भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और एकदम ऊपर भी नहीं होना चाहिए. सो लेस देन 25 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, बट ऐसा भी नहीं कि एयर पे एक्सपोज होता है, नहीं, शैलो वाटर होना चाहिए. सनलाइट भी ठीक ठाक मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं, ठीक ठाक. सेलिनिटी होनी चाहिए, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, क्लीन सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए. ऐसा नहीं बहुत सारा पोल्यूटेड वाटर आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं उन्हें इम्पैक्ट करता है. वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर होना चाहिए, सेमी हार्ड या फिर हार्ड सरफेस होना चाहिए. तो भाई साहब देख रहे हो कितनी सारी कंडीशंस हैं, तब जाके इन्होंने कहा कि हम एग्जिस्ट करेंगे. अब ये तो जो आज सिनेरियो चल रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज का, उसमें हम समझ ही सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट होगा मेंटेन करना. और मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसी का नतीजा निकल रहा है कोरल ब्लीचिंग. ब्लीचिंग क्या होता है बेसिकली, अब जब भी किसी तरीके का स्ट्रेस आता है, जब भी कोई कंडीशंस मीट नहीं होती है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम मिल रहे हैं, उसमें क्या करते हैं जो ये कोरल्स होते हैं, कोरल्स नाम के प्राणी, वो एक्सपेल करने लग जाते हैं इनके साथ जो एल्गी रह रही होती है उसको, कि भाई साहब हमारे तो खुद ही का दाना पानी नहीं आ रहा, तुम्हें क्या संभालेंगे, तो आप यहाँ से निकलो. अब उससे क्या होता है, ये पूरे वाइट टर्न हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया था अभी, क्योंकि एल्गी उन्हें छोड़ के चली गई.
ये देखो भाई साहब, पैसा नहीं होता तो एलगी भी छोड़ के चले गए पैसा। बताओ लोग क्या रहेंगे हमारे साथ। और पीछे से कोरल उसी गम में ब्लीच हो जाता है बेचारा, पूरा पेल पड़ जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है। अब जैसे ही कोई छोड़ के जाता है तो डायरेक्ट थोड़ी ब्लीचिंग था, डायरेक्ट थोड़ी डेड हो जाते हैं, पहले धीरे धीरे जो है कमज़ोर होंगे, पेल पड़ेंगे, तन बदन सूखेगा, उसके बाद अगर वैसे ही सिचुएशन जारी रही तो डेड हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत ब्लीचिंग तो फिर भी ये सर्वाइव कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो देन दे आर सब्जेक्ट टू मोर्टैलिटी। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इनका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो, हम ज़्यादा प्रॉपर जो है पोल्यूशन ना करें, ज़्यादा ग्लोबल हीटिंग ना करें, ताकि कोरल और एल्गी साथ में रह सकें और खूबसूरती को बढ़ा सकें, इस नेचर की टूरिज़्म का एक डेस्टिनेशन बन सके। और इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिज़्म वगैरह के लिए काम आती है, ये हमारे लिए भी, हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब ये एग्जिस्ट करते हैं ना एक्चुअली, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इनके पास अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बहुत तरीके की फ़िश भी होती हैं जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम फ़िशिंग जो करते हैं ना, उसमें बहुत काम आता है। उसके अलावा एज अ बैरियर वर्क करते हैं ये ओशंस में। तो जैसे कि अगर बहुत बड़ा कुछ फ्लड वगैरह आ रहा है, डिज़ास्टर हो रहा है, तो उसमें एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं इसके, नेचर के लिए पूछ लो या फिर हम ह्यूमंस के लिए, हर काफ़ी सारे इनके बेनिफिट्स होते हैं और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इन्हें बचाना। ठीक है, लेकिन अभी तो हो रही है इनकी ब्लीचिंग, और आई होप आपको आया हो समझ। अगर कोई भी डाउट्स हो तो नीचे ज़रूर पोस्ट करना, और कैसा लगा हो सेशन ये भी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, बहुत समझदार बच्चे हो। और इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।